गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग, जो कि आपका हिंदी व्याकरण का विषय है। तो बच्चों, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो आपके मूल शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे कहते हैं हम उपसर्ग। उदाहरण के लिए देखिए, वाक्य को पढ़िए मेरे साथ। हमें अपने देश का मान रखना चाहिए। इस वाक्य में आपका मान शब्द आपका उपसर्ग शब्द है, मूल शब्द है। अब नीचे वाले वाक्य को देखिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरे वाक्य में आपका अपमान शब्द है, यानी मान शब्द के आगे अगर हमने अप लगा दिया, अप प्लस मान बराबर अपमान, तो इसने हमें बिल्कुल उल्टा अर्थ दिया, यानी कि मान का उल्टा अर्थ बनेगा अपमान। इसे हम विलोम शब्द कहते हैं, पर हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें शब्दों पर ध्यान देना है कि आपके ये दो शब्दों से मिलके बना है अप प्लस मान बराबर अपमान। तो ये मान शब्द आपका मूल शब्द है और अप आपका उपसर्ग शब्द है। अब कभी कभी उपसर्ग में हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें विलोम शब्द को प्रकट करते हैं, यानी कि जैसे कि अभी हमने जाना, मान का विलोम शब्द अपमान, सफल का विलोम शब्द असफल। तो ऐसे कई शब्द हैं जो आपके उपसर्ग में विलोम शब्द को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मान शब्द है उसका अर्थ है इज्जत, जबकि अपमान शब्द का अर्थ है बेइज्जती। यहाँ पे बिल्कुल उसने उल्टा अर्थ का बोध कराया है। अब शब्दांश का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध, किसी के अगेंस्ट में या कुछ बुरा दर्शाना आपका अप को दर्शाता है। तो आगे बढ़ते हैं, उपसर्ग को पहचानते हैं। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ यानी शुरुआत में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या फिर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे शब्द है अनु प्लस रूप, तो यहाँ पे आपका अनु उपसर्ग है और रूप आपका मूल शब्द है। जब मूल शब्द और उपसर्ग आपके जुड़ जाते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं या आपके शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग शब्द। यहाँ पे अनु प्लस रूप मिलके बन गया आपका अनुरूप। अभि प्लस प्राय मिलके बन गया आपका अभिप्राय। अति प्लस अंत मिलके बना आपका अत्यंत। निर प्लस दोष मिलके बन गया आपका निर्दोष। तो देखा आपने कि दो अलग अलग शब्द, एक मूल शब्द और दूसरा उपसर्ग शब्द मिलके एक नया शब्द बनाते हैं। इसी तरीके से उपसर्ग के भेद भी हैं। हिंदी में दो उपसर्ग मिलते हैं, यानी हिंदी में जो भी उपसर्ग मिलते हैं वे हिंदी के साथ साथ संस्कृत और उर्दू में भी अरबी और फारसी भाषा के भी हैं। इस तरह भाषा भेद के आधार पर उपसर्ग 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। उपसर्ग को 3 भागों में बांटा है भाषा के आधार पर, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। आगे हम इसके बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों लाए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं संस्कृत के उपसर्ग। जैसे अति, उत, निस, क्योंकि इनके नीचे एक तो हलंत लग रहा है। ये भी आपकी संस्कृत की पहचान होती है कि जिन व्यंजनों या स्वरों के साथ में आपका हलंत जुड़ रहा है वो आपके कहलाते हैं संस्कृत के शब्द। अब यहाँ पे देखिए, अति प्लस आचार, तो ये मिलके बन गया आपका अत्याचार। उत प्लस पात यानी कि उत्पाद। निस प्लस संकोच, तो मिलके बन गया आपका निस्संकोच। अब आगे आपके और भी शब्द हैं। उदाहरण के लिए ये है आपके उपसर्ग के शब्द, इनका ये है अर्थ और ये उपसर्ग से बने हुए शब्द।
तो ये अति, अति के साथ जब अधिक, अति का वैसे अर्थ है अधिक या ऊपर या उस पार, तो यहाँ पे आपका बन गया अति प्लस काल, अतिकाल। अति प्लस आचार, अत्याचार। अति प्लस कर्मण, अत्यकर्मण। अधि, अधि का मतलब है ऊपर या फिर श्रेष्ठ, तो यहाँ पे आपका बना अधि प्लस करण, अधि प्लस कार। उप, उप का अर्थ है बुरा, अभाव यानी कि कमी, हीनता या फिर विरुद्ध। तो आपका यहाँ पे शब्द है अप प्लस कार, अप प्लस मान। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द में तो संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग में लिए जाते, जैसे अ, अध, औ आदि। ऐसे कई शब्द हैं आपके जो हिंदी में उपसर्ग का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, अ प्लस छूत, अछूत। अध प्लस पक्का, अधपक्का। औ प्लस गुण, अवगुण। ठीक है, आगे और भी उदाहरण है। अन्न, अन्न आपका उपसर्ग शब्द है। अन्न का अर्थ है निषेध अर्थ में, जैसे मनाही करना। अन्न का है अन्न प्लस मोल, अलग, अनजान। अध का है आधे अर्थ में, यानी अध जला, मतलब कि आधा जला हुआ। अध खिला, आधा खिला हुआ। अध पका यानी आधा पका हुआ। उन, उनका अर्थ है एक कम, मतलब कि उनसे, उनसे यही अर्थ निकलता है कि नंबर में एक कम होना चाहिए। 29, 30 में आपका क्या है, एक कम, यानी कि 29। 49 यानी 49 में आपका एक कम है, तो उसे कहेंगे हम 49। 59 यानी 60, 60 60 को कहते हैं। अगर उसमें एक कम होगा तो आपका शब्द बनेगा 59, क्योंकि एक कम कर दिया हमने उसमें से। आगे बढ़ते हैं। उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते, जैसे बिला, दर, ब आदि। उदाहरण के लिए बिला प्लस वजह, बिला वजह। दर प्लस असल, दर असल। ये उर्दू वाले शब्द है आपके, इसमें आपके फारसी भी हैं कुछ शब्द। ब प्लस गैर, बगैर। कुछ और उदाहरण देखिए। ला, ला का अर्थ है बिना, तो ला चार, ला जवाब। बद का अर्थ है बुरा, तो आपका वाक्य शब्द बनेगा बद सूरत, बद नाम, बद दिमाग। ठीक है। बे आपका उपसर्ग है, उसका अर्थ है बिना, तो बे का अर्थ है बिना, तो आपका बनेगा बे काम, बे असर, बे रहम। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आओ देखें आपने कितना सीखा। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि आपके जो उपसर्ग हैं आपके मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं या फिर शब्द में परिवर्तन लाते हैं, इसे कहते हैं हम उपसर्ग। मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए जब हम उसको उसके उपसर्ग से अलग करते हैं। जैसे कि हमारा शब्द था अपमान। जब हमने अपमान, मेन शब्द आपका अपमान है, तो अपमान में से जब हमने अपने उपसर्ग को यानी अप को अलग कर दिया तो मान का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये आपका उपसर्ग बिल्कुल सही शब्द है। मान का भी अर्थ निकलना चाहिए, और जब मान के साथ हम उपसर्ग को जोड़ दें यानी अप को जोड़ दें तो भी उसका कोई अर्थ अवश्य निकलना चाहिए, इसे कहते हैं हम उपसर्ग वाले शब्द। क्योंकि आपके एग्जाम में यही आते हैं कि दिए हुए शब्दों में से उपसर्ग को अलग करो या फिर मूल शब्द के साथ उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाओ, तो उस समय ये वाली जो बातें हैं आपको हमेशा याद रहेंगी। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित, रहित मतलब
जिसमें उपसर्ग नहीं है। शब्द कौन सा है? उपसर्ग जिसमें नहीं है। सहित होता है जिसमें होता है, और उपसर्ग रहित मतलब नहीं है। रहित और सहित दोनों विलोम शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका सुयोग, सु प्लस योग, ये तो है उपसर्ग जिसमें नहीं है बोला है, तो सु प्लस योग इसमें तो है आपका उपसर्ग। वी प्लस देश इसमें भी है आपका। अति प्लस अधिक इसमें भी है आपका उपसर्ग। इसमें नहीं है आपका उपसर्ग सु प्लस रेश। रेश का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए आपका ये उत्तर सही है। यानी कि इसमें आपका सुरेश वाले शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब ये 4 शब्द हैं, इनमें से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उप प्लस कार इसमें हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि उप आपका उपसर्ग है और कार आपका मूल शब्द है। बल्कि वाक्यों में देखिए, आप सोचेंगे लाभ प्लस दायक कर लेते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि लाभ तो मूल शब्द है, दायक आपका प्रत्यय है, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लाभदायक आपका नहीं है। पढ़ प्लस आई ये भी नहीं है, क्योंकि पढ़ आपका मूल शब्द बन गया, पर हमारा उपसर्ग कहता है कि मूल शब्द पीछे जुड़ता है, आगे आपका उपसर्ग जुड़ता है। तो अपना प्लस पन ये भी आपका प्रत्यय है, जो कि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, पर उस हिसाब से हमारा उत्तर सही होगा उप प्लस कार। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आपके लिए। उपसर्ग युक्त शब्द हैं, मतलब कि जो उपसर्ग वाला शब्द है, दोनों में आपके उपसर्ग आ रहे हैं, यानी कि आ प्लस हार, आ हार, हार का कुछ अर्थ है, आ आपका उपसर्ग है, वी आपका उपसर्ग है और हार आपका मूल शब्द है। तो ये बिल्कुल सही है, आपका उपसर्ग से भरा हुआ शब्द, दोनों में आपके उपसर्ग हैं। बल्कि इसमें नहीं है चढ़ प्लस आवा, तो चढ़ आपका क्या है? प्रत्यय है, यानी कि मूल शब्द प्रत्यय में आगे लगते हैं, इसलिए ये भी आपका उत्तर गलत है। भूल प्लस आवा ये भी आपका गलत है। डूब प्लस ता, तो ये भी आपका गलत है। यानी कि ये इस हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि आ प्लस हार, वी प्लस हार, तो ये आपका बिल्कुल सही है, उपसर्ग युक्त वाला शब्द है आपका। तो बच्चों, आपका होमवर्क आज का यही है कि आपको ये तीनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है, याद करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे प्रत्यय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।